नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग अपने जजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जिसका नाम है अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, जो कि हमारे राइट टू प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। देखिए, जो प्रोटेस्ट है ना, वो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर कोई लॉ आता है और वो लॉ आपके खिलाफ है, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और यही डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर डेमोक्रेसी कोई हेल्दी फंक्शनिंग करनी है, उसको हेल्दी रन कराना है, तो राइट टू प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आखिर आप खुद सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ था, तो कहीं न कहीं उनको प्रोटेस्ट के ज़रिए ही आज़ादी मिली थी। अगर वो प्रोटेस्ट ना करते, लगातार संघर्ष ना करते, तो क्या उनको ये आज़ादी मिलती? नहीं मिलती। तो जो प्रोटेस्ट है हमारा, वो डेमोक्रेसी का बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोग इस केस के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2019 दिसंबर में सीए एनआरसी एक्ट को पास कर दिया गया था, जिसके कारण देश में भिन्न भिन्न जगहों में, अलग अलग स्टेट में, प्रदेशों में प्रोटेस्ट जारी हो गया था। उसी में से एक प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हो रहा था, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग, वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। अब जो अमित साहनी थे, वो एक एडवोकेट थे। उन्होंने हाई कोर्ट पे पिटीशन फाइल किया कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। कैसे? वो कह रहे थे, देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट जो दिया गया है लोगों को, वो तो अपना फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर रहे हैं, बट जो राइट टू मूवमेंट का हमारा फंडामेंटल राइट है, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, वो रोड ब्लॉक होके हो रहा था और लोगों को कहीं ना कहीं उसमें आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया। हालांकि हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर को बोला, अथॉरिटी को बोला कि आप इस पे कुछ नेसेसरी स्टेप लीजिए, और ये एक तरह का सिर्फ डायरेक्शन था, ना कि ऑर्डर था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि अथॉरिटी ने कुछ नेसेसरी डिसीजन लिए नहीं, एक्शन लिए नहीं, जिसके कारण अमित साहनी को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया पिटीशन फाइल करने के लिए। देखिए, हमारा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, उसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वीडियो लेसन मिलेंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक, और एनसीईआरटी के बुक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। साथ में बेसिक आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी, और आपको 300 प्लस वीडियोस मिलेंगे जो कि मेन सब्जेक्ट के होंगे। साथ ही साथ आपको स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऐसे राइटिंग की क्लासेस होंगी, उसके टेस्ट होंगे, और 8 फुल लेंथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो कोर हमारा होगा, वो 500 घंटे की वीडियो लेसन्स होंगे प्राइम सब्जेक्ट्स के, और जो भी नोट्स होंगे ओनली आईएएस के, वो आपको घर तक पहुंचाया जाएगा डिलीवरी के थ्रू। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। सो इट विल बी बेटर कि आप इसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, सो डैट कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। साथ ही साथ हम लोग ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, प्रज्ञान 2 ऑल इंडिया जीएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जिसमें कि आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी। आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और आप समझ पाएंगे कि किस लेवल पे आप पहुंचे हैं। और टॉपिक वाइज उसमें डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, और जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो प्रिंटेबल होंगे, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं और इजीली रिवीजन कर सकते हैं। 4 अप्रैल 2021 से 10 बजे से ये आपके स्टार्ट होगा, और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल ये फ्री है, और हिंदी माध्यम में भी ये उपलब्ध है। सो इसमें बिल्कुल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है, और आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आप इसको देते हैं। ऑल इंडिया रैंक भी जानेंगे, साथ ही साथ आप अपने को बेहतर जान पाएंगे कितनी तैयारी है आप, और आप अपने लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आर्टिकल 19 में दिया क्या है, और इस केस से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 19 जो हमारा क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बोलता है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब कि आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स, और पीसफुली तरीके से करना होगा, मतलब कि शांतिपूर्वक से करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में यह दिया है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियन, आप एक तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं और ट्रेड यूनियन भी फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको ये आर्टिकल्स बताए, जो फंडामेंटल राइट बताए, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो जानते हैं हम। अगर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट होता है, जिससे उनको खतरा होता है, इन तीनों चीज को, या तो रिलेशन विद अदर स्टेट्स को खराब करता है वो, तो इस केस में आपके प्रोटेस्ट को बैन किया जा सकता है, बंद करवाया जा सकता है, और आपको मना किया जा सकता है। ठीक है, ये है कंडीशंस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, सब क्लॉज बी का, सब क्लॉज सी का। ओके, सो चलिए, हम लोग ने आर्टिकल 19 समझ लिया, जो कि इस केस से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो डैट आपको सारी पीडीएफ्स इजीली मिल जाएं,
करंट अफेयर की जो पीडीएफ्स हैं वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगी। द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जो है उसकी पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगी आपको। और जो भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड पीडीएफ्स होंगी ओनली आईएएस की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यूट्यूब में जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी। सो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए सो डैट कि आपको कन्वीनियंट हो हर चीज़ जानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको हालांकि पहले ही बता दिया कि सीएनआरसी का जो एक्ट पास हुआ था उसके कारण ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसके कारण अमित साहनी ने जाके हाई कोर्ट में पहले पिटिशन फाइल किया, जहां से उनको संतुष्टि नहीं हुई, वहां से कोई एक नीडफुल एक्शन नहीं लिया गया अथॉरिटी के द्वारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपील किए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है और जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजन इन्वॉल्व हैं वो आपका आर्टिकल 19 है, जिसको मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। देखिए, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू कम्यूट हो रहा था। मतलब कि एक तरफ जो धरना दे रहे हैं वहां बैठकर उनका फंडामेंटल राइट तो वो एंजॉय कर रहे हैं, बट जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू मूवमेंट का, राइट टू कम्यूट का। क्योंकि देखिए, इनकन्वीनियंस तो होती है जब आप पब्लिक प्लेसेस पे, सड़क पे आप अगर कोई किसी तरह का धरना करते हैं, तो यही दोनों कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको ही लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अमित शाहनी। चलिए जानते हैं जजमेंट क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, बिल्कुल है, आप उसको एंजॉय कीजिए, बट आप राइट टू प्रोटेस्ट के नाम पे एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए रोड्स को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने बोला ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और साथ ही साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, अथॉरिटी को बोला कि आप इसको जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लीजिए और इसको क्लियर कराइए, जो ये ब्लॉकेज हुआ है उसको आप खुलवाइए, सो डैट को लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। पब्लिक का जो रास्ता है उसको क्लियर करके आपको अगर प्रोटेस्ट करना है एक डेजिनेटेड प्लेस पे कीजिए। और कहीं भी अगर आप कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं कर सकते, एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको करना है एक डेजिनेटेड प्लेस पे कीजिए। और इसके लिए अथॉरिटी को भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप एक इसके लिए मैकेनिज्म बनाइए और ये तय कीजिए, एक डेजिनेटेड प्लेस को तय कीजिए जहां पे जाके ये प्रोटेस्ट कर सके, इनका भी फंडामेंटल राइट जो है उसको भी ये इंजॉय कर सके। और साथ ही साथ इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन का केस को रिफर करते हुए वही चीज दोबारा इसमें बोली जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन में बोला गया था। देखिए, उन्होंने बोला पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सभी एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब कि वो आइसोलेशन में वर्क नहीं करती है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, मतलब कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और अगर किसी एक एफआर का मतलब कि फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने से दूसरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तो हमें दोनों ही फंडामेंटल राइट के बीच में बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा, सो डैट कि दोनों ही अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर सकें और उसमें कोई बाधा ना आए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेमोक्रेसी में पब्लिक रूल करती है, तो जब पब्लिक रूल करती है तो पब्लिक के पास ये राइट है कि वो किसी भी लॉ को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यू दे सकती है और उससे असहमति भी जता सकती है, मतलब कि डिसेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, जो लोकल रेजिडेंट्स के राइट टू कम्यूट है और जो राइट टू होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन है, दोनों को बैलेंस करते हुए एक प्रॉपर मैकेनिज्म को यूज करते हुए पुलिस एक पीसफुल एरिया में प्रोटेस्टर को करने के लिए दे सकती है और गाइडलाइंस बना सकती है, सो डैट कि ये जो दोनों के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो बैलेंस रहें और उसमें कोई बाधा ना आए। तो हम लोग ने ये पूरा जजमेंट पढ़ा राइट टू प्रोटेस्ट से रिलेटेड। अब देखिए, जो भी हम देखते आ रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट का हमको राइट तो भले ही मिला है, बट अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो कहीं ना कहीं हमको कई प्रोटेस्ट में ये देखने को मिलता है कि जो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं पावर को आर्बिट्री तरीके से यूज करके उस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं बंद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यूएपीए एक्ट लगा के, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के, जैसे कि सेडिशन के लॉ को यूज करके। तो ये जो इनका आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव पावर यूज करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं राइट टू प्रोटेस्ट का जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करते हैं वो, और ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है। अब जो जजमेंट ये आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू प्रोटेस्ट का उनको राइट मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं या ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक जगह को। ये जो एक सेंटेंस है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक पावर देती है कि वो ऐसे कंडीशन में प्रोटेस्टर को रोक सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन उन पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, अब उस फार्मर प्रोटेस्ट में उनके ऊपर जैसे आंसू गैस का यूज किया गया प्रोटेस्टर के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, जैसे कि वाटर कैनन्स का यूज किया गया उनको रोकने के लिए। तो राइट टू प्रोटेस्ट तो उनका अधिकार था ना,
तो ये सब क्यों यूज़ किया गया? और भी तरीके हो सकते थे। देखिए, ये मेरा एक तरह का इंटरप्रिटेशन है, जो जजमेंट निकल के आया है उसका मैं अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग ने पूरे तरीके से समझा कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या होता है और उसकी कितनी लिमिटेशन है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस इस तरीके आ जाते हैं और जिस तरीके से 2014 से लेकर 2021 तक जो भी सिनेरियो आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राइट टू प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्रोटेस्ट देखने को बहुत मिल रहा है। तो जब प्रोटेस्ट देखने को बहुत मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भले ही इससे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि इनडायरेक्टली पूछा जाए फार्म बिल को लेकर, हो सकता है सीए एनआरसी को लेकर पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ एक फॉर्डर मटेरियल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, जो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है? तो हम लोग अगले जर्नी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।